नमस्ते बच्चों। चलिए बच्चों, आज अपन फिर मिले हैं और आज हमारे पास एक जो चैप्टर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, आईआईटी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। इस चैप्टर का नाम है हमारा लिमिट। लिमिट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जेई पर्पस या अपन कहें मेंस के पर्पस के हिसाब से भी, है ना। ये चैप्टर जो है इसका बोर्ड में थोड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है क्योंकि ये 11th की टॉपिक है अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बताया जाए। एनसीईआरटी में ये 11th में पढ़ाया जाता है ना। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा 12th में है, तो हम जेई में इसको हम 12th में ही कंसिडर करते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर के बहुत सारे जैसे कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, एओडी, ये सारे टॉपिक्स, इवन इंटीग्रेशन समटाइम्स, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स लिमिट पे ही डिपेंड होते हैं। तो इसको अपन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई में इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, तो इसको अपन बहुत सलीके से और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस बारे में बात करें कि कुछ क्वेश्चन है जो अपन पूछेंगे लिमिट को चैप्टर पढ़ने के लिए। तो लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट निकालनी है आपको? तो लिमिट ऑफ व्हाट निकालनी है, यानी कि लिमिट ऑफ व्हाट किसकी? तो बेटा अपन किसकी निकालते हैं लिमिट? देखिए, लिमिट निकालेंगे अपन फंक्शन की, है ना। लिमिट हमारा फंक्शन का लिमिट होता है, तो ये हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये किसका की लिमिट निकाल रहे हैं? फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि वाई टू इवेलुएट लिमिट ना, वाई टू इवेलुएट लिमिट, वाई टू इवेलुएट लिमिट, वाई टू इवेलुएट लिमिट। क्यों निकालनी है लिमिट भाई? भाई ऐसा क्या आ गया अपन के पास कि हमें लिमिट की निकालने की जरूरत पड़ी, तो हमें लिमिट निकालनी है। तो वाई टू इवेलुएट लिमिट, देखिए जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन से इसको एलिबरेट करूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू मान लो 3 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये अपन ने एक क्वेश्चन आया, है ना। मान लो ये एक लिमिट का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पहले तो समझेंगे। चलो पहले अपन इसको समझते हैं बेसिक तरीके से। मान लो ये क्वेश्चन में फंक्शन के फॉर्म में दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस, तो आप अगर यहाँ 3 डाल देते तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, ये देखो 0/0 फॉर्म बन गई, राइट। 0/0 फॉर्म बन गई, है ना। तो क्या हुआ, आप 3 डाल पाएंगे यहाँ पर? जैसे इस तरह का फंक्शन आएगा तो आप 3 डाल पाओगे? नहीं डाल पाएंगे। तो 3 नहीं डाल पाएंगे, तो इस तरह के फंक्शन को निकालने के लिए अपन के पास कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए ना। जैसे 3 पे क्या वैल्यू नहीं निकलेगी क्या? तो यस, फंक्शनल वैल्यू तो नहीं निकलेगी, है ना। फंक्शनल वैल्यू हमारी इसमें 3 पे नहीं निकलती है। हमें यहाँ चाहिए होगी कुछ इस तरह का जुगाड़ चाहिए या किस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे कि अपन यहाँ 3 पर वैल्यू निकाल पाए। तो इस तरह से अपन यहाँ एक काम करें, अगर हम इसको ऐसा लिख देते, देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये x+3 है, ये x-3 है, आप यहाँ x-3 लिखो और आप इसको ऐसे काट दो और आप आराम से 3 पे डालो। यहाँ से आप f(3) निकालोगे तो 3 + 3 यह आ जाएगा 6। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसे काट देते हो ना, अब न्यूमेरिकल ये जो काटने का लॉजिक होता है, काटने का मतलब डिवीजन जाना, काटने का मतलब डिवीजन जाना। तो जब ये काटते हैं ना, तो ऐसा करते वक्त हम ये एक और स्टेटमेंट लिखते हैं कि अब x कभी भी 3 नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको काट रहे हो तो x क्या नहीं हो पाएगा? तो आप फंक्शनल फॉर्म में आप ऐसा नहीं लिखते, फंक्शनल फॉर्म में आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं किस तरह से काट दो। तो यहाँ आप ऐसे बोलोगे सर 3 से 3 6 आ गया आंसर, तो ये लिखना गलत है, ये लिखना आपका गलत है। यहाँ हम फंक्शनल वैल्यू कभी भी नहीं निकालेंगे, इसमें आपकी फंक्शनल वैल्यू निकलती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ तरीका चाहिए, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वाई टू इवेलुएट लिमिट। तो लिमिट क्यों निकालना है? टू नो द बिहेवियर ऑफ फंक्शन in the neighborhood of x equal to,
कि फंक्शन के नेबरहुड में x इक्वल टू ए के आजू बाजू में फंक्शन के बिहेवियर को समझने के तरीके को के लिए अपन क्या बोलेंगे, लिमिट निकालनी थी। तो फंक्शन के x इक्वल टू ए के आजू बाजू में जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं या x इक्वल टू आजू बाजू में हम जब इसका बिहेवियर जांचते हैं तो उसे बोलते हैं अपन लिमिट निकालना, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो देखो बेटा, आप अगर इसका फोटो बनाओगे तो ये देखो, आप इसका फोटो ऐसा कुछ बनाओगे, इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये देखिए यहाँ कहीं आप इसका 3 निकालोगे तो इसमें यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं, देखिए तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ एक होलो डेवलप हो जाता है जब आप 3 डालोगे यहाँ, तो यहाँ 3 एक होलो डेवलप हो गया। तो ये 3 के आजू बाजू, 3 के आसपास तो सब पूरा फंक्शन अच्छा खासा चल रहा है, 3 के आसपास पूरा फंक्शन अच्छा खासा चल रहा है। हम क्या करते हैं, इस 3 के इधर 3 प्लस इधर 3 माइनस, 3 प्लस पे अगर हम बात करें और 3 माइनस पे हम बात करें तो 3 के बाहर 3 पर ये वैल्यू एक वैल्यू को टेंड करती है जो कि कितनी 6 आएगी, जो है क्योंकि इस केस में 6 आएगी, तो ये 6 को 3 प्लस से टेंड कर रहा है और ये 3 माइनस से टेंड कर रहा है। तो ये जो दोनों के दोनों 3 पर जो वैल्यू जा रही है वो कहाँ जा रही है, 6 की तरफ जा रही है। तो इस 6 की तरफ जाने के तरीके को ही अपन क्या बोलते हैं, लिमिट, है ना। ये जो तरीका जो अपन स्टडी कर रही है, ये स्टडी ही अपनी क्या कहलाती है, लिमिट निकालने के तरीके को। क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ये बोलते हो कि यार देखो हम फंक्शनल वैल्यू तो नहीं निकाल पा रहे, तो हम इसका कैरेक्टर देख लेते कि इसका आजू बाजू की वैल्यू कहाँ जा रही होगी। अगर आजू बाजू की वैल्यू दोनों सेम तरफ जा रही होगी तो हम ये बोल देंगे कि इस पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, 6 आ रही होगी, है ना। तो ये जो तरीका होता है, ये जो स्टडी है, इस स्टडी को अपन लिमिट निकालना कहते हैं। तो ये टू नो द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट वेयर यहाँ पर जहां पर आपको इस तरह की फॉर्म्स मिल रही है। इस तरह की फॉर्म का मतलब क्या है ना, इसको अपन और तरीके से बोलें तो टू नो द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a वेयर indeterminate form occurs। अब indeterminate form occur करे मतलब इनडिटर्मिनेट। अब यहाँ एक टर्म आपने यूज करा, क्या, इनडिटर्मिनेट। देखो ये इनडिटर्मिनेट टर्म आपने यूज किया यहाँ पे, है ना। इनडिटर्मिनेट का फॉर्म यूज, मतलब टर्म या यानी कि नाम यूज किया गया इनडिटर्मिनेट नाम। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, क्या होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0,0। ये 0,0 जो होती है ये होती है आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। क्यों है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्या मतलब है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, या व्हाट इज इंडिटरमिनेट। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यही आएगा कि व्हाट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अपन इसको अगर अपन अगले कॉन्सेप्ट पे चलें कि व्हाट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा इंडिटरमिनेट ऑफ फॉर्म को अगर अपन को डिफाइन करना है ना, तो those forms in which unavailability of uniqueness, जिसमें यूनिकनेस की अनअवेलेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे आप इसमें 0/0 है, इसका कोई आप फिक्स आंसर दे सकते हैं क्या, है। हालांकि ऐसा कभी मतलब मोटे तौर पे कभी बोल तो नहीं सकते कि आप 0 का 0 में डिवीजन लगा रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे लगा भी रहे हो मान लो, तो भी आप इसका कोई फिक्स आंसर थोड़ी बोल सकते हो। कोई बोल देगा कि 0 में 0 का डिवीजन 1 बार जा रहा है, मैं बोलूंगा 3 बार जा रहा है भाई, है ना। मैं बोलूंगा 10 बार जा रहा है, 1000 बार भी जा सकता है, करोड़ भी। तो आप किसी फिक्स आंसर की तरफ बढ़ रहे हो इसके अंदर, नहीं, इसमें किसी फिक्स आंसर। हालांकि ये लिखना गलत है ना, ये लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका अगर लॉजिकल मीनिंग समझे तो लॉजिकल मीनिंग को समझने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि इसका कोई आंसर फिक्स आंसर, फाइनाइट आंसर या कोई फिक्स्ड वैल्यू आंसर नहीं है इसकी,
इसके आंसर हजारों करोड़ों अलग अलग फॉर्मेशंस में निकल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें आंसर निकले, और जब मतलब आप बहुत अलग अलग आंसर दे सकते हो, तो कोई फिक्स आंसर आप नहीं बोल सकते, है ना। तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं जिनमें आप फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिनके आप एक फिक्स आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अपन बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 0 आता है, 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 0 आता है, 0 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 0 ही आता है। तो इसका आप कितने ही मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो आप डिवाइड करने के लिए आपको एक आंसर नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, राइट। तो इस तरह के फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। हमारे लिमिट चैप्टर में ऐसी 7 फॉर्म्स हैं, जैसे मैं सबसे पहले 0 बाय 0 फॉर्म के बारे में बात करूं, तो एक तो 0 बाय 0 फॉर्म अपन ने देखी अभी, है ना, और एक होती है अपनी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। फिर एक होती है हमारी जी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। एक होती है हमारी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, एक होती है हमारी इन्फिनिटी की पावर 0, है ना, 0 की पावर 0, और एक होता है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, है ना। देखो ये सारे फॉर्म्स आपके एक फिक्स आंसर को नहीं देते, है ना, फिक्स आंसर नहीं देते, अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं इन सबके। ये सबके सब ही लिमिटेड इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और इनका जिस क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चनों में इनका यूज हो जाए, यहाँ वहां पे आप फंक्शनल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, है ना। जहां ये फॉर्म्स अकर कर जाएंगी वहां आप फंक्शनल वैल्यू कभी नहीं निकालते हो, आप वहां लिमिटिंग वैल्यू निकालते हो, आप वहां लिमिट से आंसर निकालते हो, वहां आपका लिमिटिंग आंसर आता है ना। हालांकि एक और बात कि लिमिट का आंसर क्या होता है, लिमिट का आंसर फिक्स होता है, लिमिट का आंसर फिक्स होता है, लिमिट का आंसर टेंडिंग नहीं होता। कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि लिमिट का आंसर हमेशा फिक्स होगा, क्योंकि टेंडिंग वैल्यू को अप्रोच कैसे करोगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिमिट का आंसर फिक्स होता है, और ये 7 फॉर्म जब भी आएंगी आपकी, ये 7 फॉर्म जहां जहां आएंगी वहां आप लिमिटिंग वैल्यू का आंसर देते हो। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्म की तरफ थोड़ा सा अपन इस पे और डिस्कशन करना चाहिए, ये जो होती है इन 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना। 1 टू द पावर इन्फिनिटी के बारे में अपन बात करें तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के बारे में हम जब बात करेंगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी में हम एक बात ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ये दो एक फंक्शन ऐसे इस तरह के फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना। मैं आपको एक बार बताऊं, देखो 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब तो 1 ही होता है भाई। अगर मैं 1 का पावर इन्फिनिटी बोल दूं, 1 का पावर इन्फिनिटी मतलब अगर वैल्यू वाइज, फॉर्म वाइज नहीं, वैल्यू वाइज देखूं तो 1 की पावर अगर आपने 1000, 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 को आपने 1000 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को 1000 क्या करोड़ों बार, ये मतलब लाखों बार, इनफाइनाइट टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा भाई। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा आंसर, सही है। तो यहां पर f ऑफ x की पावर अगर मैं g ऑफ x लिखता हूं और x टेंडिंग टू a पे अगर f ऑफ x हमारा कहां जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, और g ऑफ x हमारा कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे वेव जहां अब ये f 1 की तरफ जा रहा है और पावर इन्फिनिटी की जा रहा है, इस तरह की फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और उसका कारण भी है, क्योंकि अब 1 अगर आप जा रहा है तो 1 प्लस से भी जा सकता है, तो 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी भी बन सकता है, और 1 अगर जा रहा है तो 1 माइनस से भी जा सकता है, तो 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी भी बन सकता है। तो 1 प्लस की पावर अगर इन्फिनिटी जाएगा तो वो तो कहाँ इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी जाएगा तो वो 0 को टेंड करेगा। 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी जाएगा तो वो 0 को टेंड करेगा। इसी वजह से इसका आंसर, अब देखो एक तो इन्फिनिटी जा रहा है, एक 0 आ रहा है, तो ऐसा क्या हुआ जो एक तरफ का आंसर इन्फिनिटी चला गया, एक तरफ का आंसर 0 हो गया, तो ये यहाँ कुछ अपने को लोचा लग रहा है, राइट। इसी वजह से इसको हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑथेंटिकेट आंसर मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हमारी पूरे इस लेक्चर में या फिर पूरे अपन लिमिट के अंदर इन 7 फॉर्म्स का हम क्या करते हैं, इन्हीं 7 फॉर्म की स्टडी हमारी मेन लॉजिक होती है। इसके अंदर ये अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, इनकी सबकी स्टडीज ही लिमिट में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए।
अब लिमिट पढ़ने के पहले हमें नोटेशन ऑफ लिमिट है ना, लिमिट का नोटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं नोटेशन ऑफ लिमिट, ठीक है, नोटेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का हम नोटेशन पढ़ेंगे, क्या होता है लिमिट का नोटेशन, आइए समझते हैं। तो लिमिट का नोटेशन का मतलब क्या होता है, नोटेशन समझिएगा कि लिमिट निकालने का मतलब ऐसा लिख देना होगा। देखो लिमिट आप जब निकालेंगे तो एक तो लिमिट ऐसा लिखेंगे आप, एक x टेंडिंग टू a लिखेंगे और एक f ऑफ x लिखेंगे, ठीक है ना। ये तीन चीजें आप अपन लिमिट के अंदर जब लिखते हैं तब ऐसा होगा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली मीनिंग का मतलब समझें। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a, ये कह रहा है x टेंडिंग टू a, यानी कि x अप्रोचेस टू a। मतलब कोई फंक्शन का ग्राफ अपन ने बनाया और अपन ने मान लो यहाँ a पर इसको लिमिट की वैल्यू निकाली, तो ये x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है। वो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, दोनों तरफ से x को x a की तरफ अप्रोच करेगा। तो जब x a की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन है, ये जो f ऑफ x है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, इस पे अपन पूरा फंक्शन की इस लिमिट की स्टडी कर रहे हैं ना। ये x जैसे जैसे a आ रहा है तो ये जो अपना ये किसका ग्राफ है अपने f ऑफ x का। तो ये f ऑफ x या f ऑफ x की वैल्यू देखो, ये इस मान लो अगर मैं इसको बोल देता हूँ l है, तो ये f ऑफ x देखो यहाँ दोनों तरफ से इस तरफ अप्रोच कर रहा है, l की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह जहां अप्रोच करेगा ना वो इसका आंसर आ जाता है। तो ऐसे लिमिट का नोटेशन बोलने का मतलब ये है कि x ये यहाँ जो लिखा होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, और इसका जो आंसर आता है f ऑफ x वो ये बताता है कि जो y की वैल्यू है ना, वो कहाँ अप्रोच करेगी, है ना। वो अपन इस केस का जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड अपना लिमिट, है ना। अब ये क्या हमेशा ऐसा अप्रोच करेगा, जैसे कल को मान लो एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपने एक तरफ तो ये एक्सटेंडिंग टू a पर यहाँ अप्रोच कराया और ये मान लो आपने वैल्यू ली l, ठीक है। फिर एक तरफ आपने इसको ऐसे अप्रोच कराया, यहाँ अपन एक वैल्यू ले लेते हैं ये ले लेते हैं अपन m, सही है। तो अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि भैया अब बताओ लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही है, तो अपन जब मैं बोलूंगा कि यार देखो x जब a प्लस अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, m की तरफ अप्रोच, और जब x a माइनस अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मतलब आप ये इक्वल टू नहीं लिखते हो, इक्वल टू नहीं लिखोगे, अप्रोच कर रहा है मतलब आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे, यहाँ l की तरफ अप्रोच कर। तो देखो एक तरफ अलग m को कर रहा है, एक तरफ l को कर रहा है, दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू कर रहा है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं कि हमेशा एक तरफ ही करेगा, दोनों तरफ भी कर सकता है ना, एक तो कोई दूसरी डिस्टिंक्ट वैल्यूज को भी अप्रोच कर सकता है। क्लियर है, ये समझे कि नहीं समझे। तो ये अपन इसमें नोट कर रहे हैं कि लिमिट कैसे कैसे इसको लिमिट को लिखा कैसे जाता है, इसमें लिखी हुई चीजों का मतलब क्या होता है ना, ऐसा लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, मतलब भी जानना जरूरी है ना दोस्तों, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अब लिमिट को एग्जिस्ट कराना, आपको लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात करें ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x एग्जिस्ट इफ, लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर देखिए लिमिट एट एक्स, अगर मैं मान लीजिए LHL मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से, इसका मतलब ये है
कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ए का एक्स जब ए माइनस से, यानी कि अगर मान लीजिए ये अपन ऐसा मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं अपन इसका, ये कोई फंक्शन का ग्राफ बनाया और यहाँ अपन ने x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए की तरफ करें तो ये है आपका a माइनस और ये है आपका a प्लस। तो आपका x जब इधर a माइनस से, इस a माइनस से जब a को अप्रोच कर रहा होगा तो आपका ये जो f ऑफ x है, ये जो f ऑफ x है ये किस तरफ अप्रोच करे, ये जिस तरफ अप्रोच करे, यानी जो मान लीजिए वैल्यू l आ जाए इसको अप्रोच करे, है ना। तो ये तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, ये RHL मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, a प्लस यानी कि a प्लस माने इधर से अप्रोच करे, और ये जब a प्लस को अप्रोच करेगा तो देखो इधर भी a प्लस से अप्रोच करेगा, तो ये a प्लस से f ऑफ x, अगर ये भी अपने l को ही इसी सेम वैल्यू को अप्रोच करे, समझे कि नहीं समझे, कि भाई अगर दोनों तरफ से ना LHL पे भी एट x इक्वल टू a पर, है ना, और a ये LHL मतलब x इक्वल टू a पर का निकाल रहे हैं ना, तो a माइनस पे अप्रोच करेगा, ठीक है, और अगर a प्लस पे निकाल रहे हैं तो a प्लस पे अप्रोच करेगा। तो दोनों तरफ से आपने a माइनस से x को और a प्लस से दोनों से अप्रोच किया, तो जो फंक्शन का वैल्यू है ना, फंक्शनल वैल्यू जो है, अगर वो किसी फिक्स वैल्यू या किसी अफाइनाइट वैल्यू है ना, इसको अपन एक बोलेंगे AFQ मतलब अफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करे तो, या अफाइनाइट क्वांटिटी, वो AFQ लिखा ना अपन ने तो क्वांटिटी लिखते हैं, तो अफाइनाइट क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा हो तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, इस केस में अपना क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर अपन इसको वापस उसी बेसिक डेफिनेशन से चले कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ LHL, है ना, इज इक्वल टू RHL, दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ जाता है तो इस केस में, बिल्कुल इसी केस में हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। और हम वो भी बोलते नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हम डायरेक्ट जो वैल्यू होगी उसकी वो लिख देते हैं, ऐसा होना मतलब ऐसा। अगर LHL और RHL हमारा ऐसे बराबर आ जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ जब LHL इक्वल टू RHL आ जाए, a माइनस पे जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, a प्लस पे जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, अगर वो बराबर आ जाए, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, तो उस केस में अपन क्या बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना, उस केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि LHL आपका क्या आ जाए, RHL के बराबर आ जाए, तो उस केस में आपकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो हम पहले फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने समझा कि लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट निकाल रहे हो आप, सबसे पहले आप फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हमें नेबरहुड में ऐसे जगहों जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है उनके नेबरहुड में स्टडी करनी है। तो नेबरहुड में स्टडी क्या होती है, नेबरहुड में स्टडी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म आया। तो क्या होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को अपन ने समझने के लिए अपन ने क्या करा कि भैया इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसी होती है, जहां पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूनिकनेस है ना, जहां पर यूनिक आंसर नहीं निकल रहा है, अलग अलग हजारों करोड़ों आंसर निकल रहे हैं, वहां पर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट निकालने के लिए हमने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में अपन ने ये समझा कि 1 प्लस और 1 माइनस पे, 1 प्लस पे तो क्या आ जाए, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए,
1 माइनस पे क्या आ जाए, 0 वैल्यू आ जाए। तो ये बीच में 1 पे ऐसा क्या हुआ, इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट फॉर्म बोल दिया। तो ऐसी 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म जब आएगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तब हम फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू निकाली। अब लिमिट के लिए अपन ने सबसे पहले इसका नोटेशन समझा कि लिमिट में नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो लिमिट में नोटेशन समझा कि x अगर a की तरफ जा रहा हो, x अगर कहां जा रहा हो, a की तरफ जा रहा हो, तो इसको अपन x टेंडिंग टू a बोल देते हैं, है ना। और x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x कहां जा रहा है, x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x कहां जा रहा है, इसका मीनिंग ये होता है ना। अब और लास्ट में अपन ने क्या समझा नेक्स्ट, कि भैया अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी, कि भैया अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन का वैल्यू अगर x a की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब दोनों तरफ से वैल्यू a की वैल्यू को जाए, a की कहानी को टेंड करे, a की मामला मिले, तो उस वक्त अपन क्या बोल देंगे कि भैया, और वो का मामला भी फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं करना है ना, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट। अगर कोई मान लो अगर फाइनाइट नहीं बोलता ना, तो ऐसा भी तो केस बन सकता है। ये देखो मैंने मान लो ये ऐसा 0 की तरफ पहुंचा दिया, ये लो ये। अब अगर आप बोलोगे तो LH आप बोलोगे कि सर 0 माइनस पे भी इनफाइनाइट आ रहा है और 0 प्लस पे भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो फिर तो ये भी बराबर हो गया, नहीं। इसीलिए हमने एक और बात यूज करी, अफाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट वैल्यू भी आनी चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से आप लिमिट एग्जिस्ट करा सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या सीखा अभी, इन चीज चार पेजों में हमने सिर्फ ये की सीखा कि लिमिट क्यों निकालनी है, लिमिट किसकी निकालनी है, लिमिट कैसे निकालनी है, तो अपन पूरे चैप्टर में सीखेंगे, है ना। और लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, तो ये चार चीज है ना। अब इनको थोड़ा प्रॉब्लम्स से अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं एक पहले सबसे बेसिक प्रॉब्लम से अपन पहले लिमिट निकालना शुरू करते हैं, आइए चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके पास, एक क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। पहले अपन इसके तरीके को समझते हैं ना, फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू है, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू है के बारे में अपन जानते हैं क्या होता है लिमिट। तो देखो लिमिट एक मॉड ऑफ x अपॉन x आ गया, है ना, मॉड ऑफ x। तो यानी कि क्या हुआ, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसके LHL को डील करते हैं, राइट, LHL को। तो LHL को डील करने का मतलब एक्सटेंडिंग टू कहाँ बोलना है, 0 माइनस बोलना है, और किसका निकालना है, f ऑफ x का निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, और मॉड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि अगर x 0 प्लस पे है, यानी कि x अगर 0 से बड़ा है ना, इसको लिखते हैं अपन एक बार कि x अगर आपका 0 से बड़ा है तो आप x खोलते हो उसको, और अगर x नेगेटिव है तो आप इसको कैसे खोलते हो, माइनस x खोलते हो। तो यहाँ क्योंकि अपन का 0 से छोटा है, तो ये जो मॉड ऑफ x है ये कैसा खुलेगा बेटा, 0 से छोटा होने की वजह से ये माइनस ऑफ x खुलेगा, डिवाइड बाई x से x काट दीजिएगा, और x काटने के टाइम पे अपन ये जरूर लिखेंगे कि x अब 0 नहीं है ना, ये कितना आएगा, -1, ठीक है। फिर एक और बार RHL को देखते हैं इस बार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस की तरफ चले, तो वही मॉड ऑफ x अपॉन x, है ना। दैट इम्प्लाइज कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अगर मैंने यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मैं अगर 0 प्लस पे बात करूँ, 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे ये मॉड कैसा खुलता है, पॉजिटिव खुलता है। इस x से x काट दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आर चला गया ना, ये 1 आ गया, और एक तरफ 1 आ गया, और एक तरफ क्या आ गया, -1 आ गया ना। तो दोनों तरफ प्लस और 1 और -1, तो एक तरफ तो +1 आ रहा है, तो LHL आपका क्या दे रहा है आंसर, LHL आपका दे रहा है आंसर -1, और RHL आपका आंसर कितना दे रहा है, +1। क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इतना बड़ा तो बार बार नहीं लिखेंगे, तो अपन क्या लिख देते हैं इसको, LD,
LDE या DNE। DNE का मतलब हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये दोनों जगह, बहुत सारी जगहों पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, है ना। तो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो यहाँ अपन ये समझ सकते हैं, इस तरह से आप बहुत बेसिक तरीके के क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे, राइट, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं अपन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x को अगर अपन लें तो देखो 1/x को लें, इस वाले क्वेश्चन को लें ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x, है ना। तो यहाँ जैसे मैं अब इसमें अगर अपन ने सॉल्व किया तो देखिएगा, वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस की तरफ बात करेंगे अपन, ठीक है। 0 प्लस को बात करेंगे, 0 प्लस पर tan इनवर्स 1/0 प्लस 1/0 प्लस की बात करें तो 1/0 प्लस मतलब tan इनवर्स का आपको इसका डायग्राम याद होना चाहिए, है ना। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स का। tan इनवर्स का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। tan इनवर्स का ऐसा कुछ डायग्राम आता है। लेकिन अब देखिए इसमें ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है अपना π/2, और ये कौन सा पॉइंट होता है, -π/2। तो यहाँ tan इनवर्स में 1/0 प्लस डालोगे, 1/0 प्लस डालोगे तो दैट मीन्स कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स कितना आएगा, इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट अगर हम देखें तो कितना आ रहा है बेटा इसका वैल्यू, π/2 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस निकालते हैं तो tan इनवर्स 1/0 माइनस जब निकालूंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी निकालना, माइनस इन्फिनिटी निकालना, इसका मतलब कितना आ गया, -π/2। देखो तो देखो यहाँ पर π/2 और कितना आ रहा है, -π/2। तो यहाँ कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है और एक तरफ आ रहा है -π/2। क्या बराबर आए क्या वैल्यू, नहीं आए, बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या DN। क्लियर है, समझ गए, ठीक है ना। ऐसे बेसिक तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अपन ने लिख लिए हैं, अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे, पर इसको समझने के पहले मैं एक बेसिक लेवल पे आपको लेकर चलना चाहूँगा। जैसे मैं अपन बहुत बेसिक चीज़ों को थोड़ा समझे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मान लो अपन सिर्फ x+3 पे बात करें, सिर्फ x+3 पे, तो देखिएगा इसको कैसे समझेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, एक टेबल अपन बनाते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं x+3 के लिए। तो मैंने क्या करा कि अपन एक टेबल बना लेते हैं, ये एक टेबल बना लिया अपन, ठीक है ना, एक टेबल बना लो ये। और यहाँ हम
0 को लिख देते हैं, हम यहाँ 0 प्लस 0.1 को लिखते हैं, ठीक है, या 0.01 को लिखते हैं, ठीक है, 0.1 को लिखते हैं, फिर 0.2 को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम 0.2 के बाद अगला -0.01 को लिखते हैं, यहाँ -0.1 को लिखते हैं, तो यहाँ -0.2 को लिखते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपका, अब अपन एफ ऑफ एक्स को लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं हम x + 3 को, ठीक है। जैसे मैं x को डालता हूँ तो यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जैसे x को 0 डाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना आया, 3.01, यहाँ कितना आएगा 3.1, यहाँ कितना आया 3.2, यहाँ कितना आ रहा है। जब आप यहाँ 0 डाल रहे हैं तो कोई 3.3 होना, जब यहाँ डालोगे तो देखो यहाँ 0.1 लिखने का मतलब कितना हुआ, -3 -0.01, ऐसा लिखा ना आपका, 3 -0.01, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 92.99, इसको लिखोगे तो क्या कितना आएगा, 2.9, यहाँ लिखोगे कितना आएगा, 2.8। तो आप एक ध्यान रखें, टेबल के थ्रू भी हम जैसे ही 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो वैल्यू भी 3 से थोड़ी सी आगे चल जाएगी, राइट। 2 0.01 गए, 3.01 आ गया, 0.1 गए, 3.1 आ गया, 0.2 गए, 3.2 आ गया। फिर अगर पीछे भी चले तो 2 के अगर थोड़ा सा पीछे जा रहे तो 2.99 जा रहा है, 2 के थोड़ा सा पीछे जा रहे तो 2.9 आ रहा है, 2 थोड़ा सा और जा रहा है तो 2.8 आ रहा है। अगर इसी का मैं फोटो भी बनाता, x + 3 का अगर मैं फोटो बनाता और यहाँ मैं कहीं इसको 0 पे देखता, अभी यहाँ एग्जैक्ट इसकी 3 वैल्यू आ रही है, 0 पे देखता तो 0 प्लस, देखो ये 0 का जस्ट थोड़ा सा आगे पार्ट, अगर मैं इसको 0.01 बोलूँ, इसको मैं 0.1 बोलूँ, इसको 0.2 बोलूँ, इसको -0.01 बोलूँ, इसको -0.1 बोलूँ, इसको -0.2 बोलूँ, तो देखो जो ये वैल्यू देखो 3 को ही अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही है यहाँ पे, सही। तो यहां जब थोड़ा सा आप आगे पीछे चल रहे हो ना बेटा, तो यहां आप 3 को ही अप्रोच करोगे, और यहां आप 3 को अप्रोच करोगे यानी कि आपका दोनों तरफ से लिमिट का वैल्यू, दोनों तरफ से x के प्लस से भी और x के माइनस से भी, x के प्लस से और माइनस से, दोनों से 3 की तरफ ही वैल्यू जाती है। प्लस से या माइनस से, दोनों तरफ से वैल्यू कहां अप्रोच करेगी, 3 को ही अप्रोच करेगी। और अगर 3 को ही अप्रोच करेगी तो x की वैल्यू कहाँ, अपन इसका फंक्शनल वैल्यू क्या बोल देंगे कि ये कहाँ पे जाएगा, आपका 0 डालने पे ये वैल्यू 3 ही जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सर फंक्शनल वैल्यू ही निकाल लेते ना, आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी क्यों थी। तो बेटा मेरा यूं कहना है कि क्या केवल फंक्शनल लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म आने पे ही लिमिट लगती क्या, नहीं, लिमिट आप बिना इंडिटरमिनेट फॉर्म के भी लगा सकते हो। इंडिटरमिनेट फॉर्म पे हमें कंपल्सन होता लगाने का, क्योंकि आपका वहां फंक्शनल वैल्यू नहीं निकलेगा, वहां आपका फंक्शनल वैल्यू नहीं निकलता है। तो उसी जगह दोस्तों आप लिमिट का वैल्यू लिखते हैं, जहां आपका फंक्शनल वैल्यू नहीं निकलता है वहीं आप लिमिट का वैल्यू लगाएंगे, तो इसीलिए आपका लिमिटिंग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां फंक्शनल वैल्यू या इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है वहां लिमिट नहीं, लिमिट तो आप हर जगह लगा सकते हो, लिमिट में आप कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी लगा सकते हो। समझाने के लिए मैं आपको टेबल का एक सिंपल फॉर्मेशन यहाँ बन सकता है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से लिमिट को हम जितना ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे ना, जितना ज्यादा आगे पढ़ते जाएंगे उतना ये लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है ना। इट्स लाइक इट्स अ नॉलेज विच इज नॉट कम फ्रॉम जस्ट लिसनिंग, इट बाय प्रैक्टिसिंग, है ना। तो प्रैक्टिसिंग कर करके अपन प्रैक्टिस कर करके ही चीजों को थोड़ा और सीख सकते हैं, है ना। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि आप अगर 3 के आजू बाजू में भी, अगर यहाँ से 0 के आजू बाजू में भी अगर हम जाते तो वैल्यू 3 को ही टेंड करती, राइट। डन। चलिए अपन अपने मेन क्वेश्चंस में आते हैं, आइए।
चलिए अब एक एक करके अपन एक क्वेश्चन को उठाएंगे। तो जैसे पहला वाला अपन देखें, तो पहले वाला क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपको दिया है 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, तो ये किसका दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिया है, ठीक है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर हमने दोनों तरफ वैल्यू निकाला है ना, वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट तो यहां देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, हम अगर इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू हम 2 प्लस पे बात करें, 2 प्लस पे बात करेंगे तो यहाँ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, ठीक है। इस तरफ निकालेंगे तो यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आप अगर 2 प्लस पे बात करेंगे तो यहाँ 2 प्लस की वैल्यू आ जाएगी, राइट, 2 प्लस की वैल्यू ही आ जाएगी यहाँ पे 2 प्लस की, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट, है ना। और अगर मैं यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस की वैल्यू की बात करूँ, तो देखो 2 माइनस की वैल्यू हमें इधर टेंड करानी है, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका फंक्शन LT है ना। तो देखो भाई, इसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा इंटीजर के आजू बाजू में कभी भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं आती है ना। इंटीजर के आजू बाजू में आप देखेंगे, जैसे आपने इसका फोटो भी बनाया है, तो इसका कुछ फोटो यूं इस तरह का बनता है ना, आप इसका फोटो देखें ढंग से, तो इसका फोटो जो बनेगा ये कुछ इस तरह का बनता है, इसका फोटो बिल्कुल ऐसे स्टेप अप फंक्शन होता है बेटा, ये है ना, स्टेप अप फंक्शन हो, ये स्टेप अप फंक्शन है। तो देखो आप किसी भी इंटीजर को उठाएं, किसी भी इंटीजर को उठाएं, इसमें कोई सा भी इंटीजर ले, तो 1 लेंगे, तो 1 पे भी आप देखेंगे कि यहाँ 1 पर 1 प्लस पे वैल्यू 1 को जा रही है ना, और 1 माइनस पे वैल्यू 0 को जा रही है, ठीक है। ऐसे आप अगर 2 भी लेंगे तो भी ऐसा होगा, 3 होगा तो भी ऐसा होगा, -1 होगा तो भी ऐसा होगा। जितने भी इंटीजर्स वैल्यू है ना, इनके आजू प्लस माइनस पे सारा खेल बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 प्लस लें या 2 माइनस लें, जितने भी इंटीजर वाले वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, और इसका, और अगर आपको कोई इंटीजर पे ही लिमिट निकालनी है तो समझ जाइएगा कि प्लस और माइनस पे अलग अलग खेल आने वाले हैं, तो वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसको उधर लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फ्रैक्शनल पार्ट। अब समझते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट पे ऐसा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट पे क्या हो रहा भाई। तो देखो दोस्तों ना, एक बहुत ही बेसिक चीज जो आप हमें समझ में आनी चाहिए। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का अपन अगर फोटो भी बनाए, फोटो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा अपने को जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग फोटोज का होगा ना, सारे फोटो मतलब समझते हो ना भाई, फोटो वो वाला फोटो नहीं, डायग्राम है ना, देसी भाषा में डायग्राम बोलते हैं इसको ना। तो ये डायग्राम अगर आपको आते हैं तो ये डायग्राम आपको ढंग से आने चाहिए, और डायग्राम्स में ही अपन सारी खेल खेलते हैं ना। जैसे देखो मैं इसका, अगर मैं इसका -1 -2 -3, ये अपन के पास जो डायग्राम है, ये सारे डायग्राम जो है, इस डायग्राम में अगर आप देखें कोई 2 पे ही देखें, चलो 2 पे ही, तो 2 प्लस पे और ये है क्या 2 माइनस पे। 2 प्लस पे अगर आप वैल्यू को देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अगर मैं 2 प्लस पे बात करूं, 2 प्लस पे ना, 2 प्लस पे बात करो तो यहाँ पर 2 प्लस पे वैल्यू डाली जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इस पर 2 माइनस पे बात करूंगा तो 2 माइनस पे यहाँ 2 माइनस पे वैल्यू डाली जाएगी। 2 प्लस पे आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू देखो थोड़ी सी, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.1, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.1, तो वैल्यू कितनी हुई, 0 से थोड़ी सी बड़ी हुई। और अगर पास चल जाए 2.01 का फ्रैक्शनल पार्ट देखते तो 0.01, 2.3 का 2.0001 का करोगे तो 0.001, तो पोल वैल्यू 0 के करीब जा रही है ना। 2 प्लस पे वैल्यू
आपकी कितनी आ रही है, 0 के करीब जा रही है ना। मैं h से वॉल्यूम नोट कर देता हूँ कि मान लो ये अगर मैंने इसको मैं अगर बहुत बेसिक तरीके से समझाऊँ आपको, तो हम एक काम करते हैं कि हम 2 को x को क्या लिख देते हैं, 2 प्लस h लिख देते हैं। x को क्या लिख देते हैं, 2 प्लस h। तो अगर x अगर आपका यहाँ 2 प्लस पे जा रहा है तो h कहाँ जा रहा है दोस्तों, 0 जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 कर दूँ तो ये लिख रखा है 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये किधर चल जाएगा, ये आ जाएगा आपका h। ये क्या आ जाएगा आपका, h आ जाएगा। सही है ना, 2 प्लस h पे फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये h पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये h आ जाएगा और h कहाँ जा रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि ये आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ जा रहा है, h पे जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अगर मैं x को यहाँ 2 माइनस h बोलता हूँ, है ना, x को मैं बोल रहा हूँ 2 माइनस, तो 2 माइनस अगर जा रहा है तो 2 माइनस जाएगा तो h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ मैं लिख दूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जब 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे ना, देखो 2 माइनस का देखो, तो 2 माइनस में ये वैल्यू कितनी है भाई, ये तो वैल्यू 0,1 है, राइट। तो ये वैल्यू से थोड़ा सा कम हो रहा है, 2 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट 1 से जस्ट कम हो रहा है। जैसे आप मान लो अगर मैं 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलूँ आपसे, तो 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.9। सही ना, 2 के लेफ्ट साइड में करीब है कि नहीं है, ये 2 के अगर अपन यहाँ पे देखूंगा, यहाँ 1.9 ही आएगा ना भाई, तो 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट आता है 0.9। 1.9999 का कर दोगे तो भी 0.999 आएगा, 1.99999 तो भी 0.99999। ठीक है, तो आपके यहाँ पर पॉइंट के वो 1 से जस्ट छोटा है दोस्तों, 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है 1 से। तो ये अगर मैं 1 से जस्ट छोटा बोलूंगा तो यहाँ 1 माइनस h आएगा, राइट, 1 माइनस h। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितनी आ गई दोस्तों, h टेंडिंग टू 0 आता है, ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो एक तरफ कितना आंसर आया, 0 आया, और एक तरफ कितना आंसर आया, 1 आया। एक तरफ 0 आया, एक तरफ 1 आया। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। आपको थोड़ा सा आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा याद एक चीज याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट में अगर इंटीजर प्लस आ रहा है तो ये मान के चलिए हमेशा h आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में अगर इंटीजर माइनस आ रहा है तो ये कितना आएगा, हमेशा 1 माइनस h आएगा। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर इंटीजर प्लस आ रहा है तो कितना आएगा, h आएगा, और फ्रैक्शनल में इंटीजर माइनस आ रहा है तो कितना आएगा, 1 माइनस h। तो आप इसको अब लिमिट पर अपन जरूर 1 और इसको 0 कर देंगे, पर एक्चुअल कंसेप्ट के हिसाब से भी अपन ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक नोटेड पॉइंट है ना, ये नोटेड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पॉइंट्स अपने काम आएंगे बहुत ज़्यादा, तो इनको आप ज़रूर अलग से जरूर लिखें। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आपको बहुत सही तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं, है ना, ये 2 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसकी तरफ चलते हैं ना। ठीक है, चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर cot x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर cot x। e की पावर cot x को अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, वापस वही 2 केसेस में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस की तरफ चले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ जैसे ही डालेंगे तो e की पावर cot
जीरो प्लस, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ई की पावर कॉट जीरो प्लस। अब इसके लिए आपको कॉट का ग्राफ थोड़ा ढंग से आना चाहिए, ठीक है। कॉट का ग्राफ अगर हमें ढंग से आता होगा तो बिल्कुल आएगा। ये कॉट का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है दोस्तों, है ना, यहाँ से ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आपका जीरो प्लस होता है और ये आपका इसमें जीरो माइनस होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ई की पावर कोट ऑफ जीरो प्लस की बात करूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ई की पावर कॉट जीरो प्लस पे मामला इन्फानाइट जा रहा है, तो ये आ गया ई की पावर इन्फिनिटी। तो ये इन्फानाइट को टेंड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ये तो इन्फानाइट को टेंड कर जाएगा। ई की पावर इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फानाइट। और अगर मैं यही लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस की बात करूं तो ये आएगा ई की पावर कॉट जीरो माइनस पे देखिए कहाँ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि कहाँ टेंड कर गया, जीरो। तो ये भी आपका क्या आ गया, एल डी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा, है ना। तो ये ग्राफ का आपका बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो आप आधे से ज़्यादा खेल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स, साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स। अब सेक एक्स का थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, देखो, क्योंकि जीरो प्लस की बात की जा रही है और सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ना। सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा सा इस तरह का होता है। एक मिनट, तो पूरा दोबारा बनाते हैं। तो जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपको, ऐसा, है ना, ये अपना ठीक है, ये अपन इसका देखिएगा, ये ऐसे करके यहाँ से पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, यहाँ हमें सिर्फ इसी ग्राफ, इतने से ग्राफ से मतलब है। हम यहाँ देखें तो ये जीरो प्लस है और ये देखेंगे तो जीरो माइनस है। ये इसका ग्राफ में जीरो प्लस और जीरो माइनस, जीरो प्लस और जीरो माइनस पे यहाँ वैल्यू वन प्लस और यहाँ वैल्यू वन माइनस, है ना। देखो, जीरो प्लस पे अगर तुम चलोगे दोस्तों तो यहाँ वैल्यू वन प्लस जा रही है और ये जीरो माइनस पे भी कितनी जा रही है, वन प्लस ही जा रही है, वन माइनस नहीं जा रही दोस्तों, वन प्लस जा रही है, राइट। तो वन प्लस, तो सेक के अंदर आप जीरो प्लस पे चलो या जीरो माइनस पे चलो, ये सेक का आउटकम हमेशा इसको कितना दे रहा है, वन प्लस दे रहा है। सेक का आउटकम कितना दे रहा है इसको, वन प्लस। और अगर सेक का आउटकम आपको अगर वन प्लस दे रहा है तो एक याद करो, वन प्लस मतलब फोन नहीं है, वन प्लस वैल्यू है ना। तो वन प्लस का मतलब वैल्यू आया और ये साइन इनवर्स में वन प्लस जाए। अब आपको अगर साइन इनवर्स का ग्राफ याद हो तो साइन इनवर्स का ग्राफ में यहाँ और ये ऐसा होता है साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू होती है वन और ये होती है माइनस वन। इसकी तो जिंदगी माइनस वन और वन के बीच में है, इनकी तो जिंदगी ही माइनस वन से वन के, साइन इनवर्स का ग्राफ जो होता है उसकी तो जिंदगी किस में है, माइनस वन और वन के बीच में है। अगर वन और माइनस वन के बीच में है दोस्तों तो इसके बीच में ही तो साइन इनवर्स चलेगा, और अगर इसी के बीच में साइन इनवर्स चलेगा तो इसने वन प्लस तो देखा ही नहीं, तो साइन इनवर्स में वन प्लस लेगा कैसे। यानी कि इसकी ये जो आउटकम आ रहा है ये इसकी रेंज से बाहर है, इसकी इनपुट लेने की क्षमता से बाहर है, तो इसमें आपका आंसर कभी नहीं आएगा, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या आना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है,
ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं करेगा, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया अपना डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी आंसर आ गया, है ना। डन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रूट में फ्रैक्शनल पार्ट। रूट में अपना कितना आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर अपन समझे, आइए समझते हैं इसको। अब इसमें अगर हमने 2 प्लस पे बात करी, 2 प्लस पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस अपन अभी पढ़ा था 2 प्लस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस, है ना। तो x को अगर आपने 2 प्लस एच माना तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर हम निकालें तो 2 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, ठीक है। और 2 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, अभी देखा अपन ने इसके पहले वाले में 2 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा सिर्फ h आ जाएगा, ठीक है ना। और h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हो गया आपका, इसका आंसर कितना आया 2 आया, ठीक है। ये आपकी क्या निकली है RHL, है ना, राइट हैंड लिमिट, ठीक। फिर आगे अगर हम बढ़े तो ये है x टेंडिंग टू 2 माइनस, 2 माइनस अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो 2 माइनस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस, 2 माइनस का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x को क्या डाला आपने 2 माइनस h डाला, तो लिमिट h टेंडिंग टू कितना आ गया है, यहाँ 0 आने में 2 माइनस मतलब 1 आ गया, और 1 आ गया, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट 2 माइनस मतलब 1 माइनस एच, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एच, और h टेंडिंग टू 0 डालोगे तो रूट का 1 1, तो ये आ गया 2। वेरी गुड दोस्तों, तो अपना RHL का भी आंसर आ गया था 2, और अभी अभी LHL का भी आंसर आ गया कितना, LHL का भी आंसर आ गया आपका 2, तो LHL 2 आ गया, RHL 2 आ गया, तो ऑफकोर्स बधाई हो दोस्तों, आपको लिमिट निकल गई। फाइनली हमारी कोई एक क्वेश्चन में लिमिट बराबर आई, इसका यानी कि इसका आंसर कितना आया 2 आया आंसर, है ना। तो इस केस में अपन बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो कितनी आई है 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ अपन के पास इस तरह से अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली और दोनों की वैल्यूज 2 आई, ठीक। तो ये आपका इस केस में आपका आंसर आप बोलोगे कि इसका 2 आया। बाकी सब में अपन के पास ये जो चारों क्वेश्चन थे सब में ही डज नॉट एग्जिस्ट आया, है ना। बेटा ये आपको जो क्वेश्चंस कराते होंगे क्वेश्चन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने की बहुत जरूरत होती है ना, तो बेसिक चीजों के बारे में अपन थोड़ा जानेंगे, जितना ज्यादा डील करेंगे। जैसे मैंने बताया लिमिट में आप जितना आगे पढ़ते जाते हैं उतनी चीजें आपको क्लियर होती जाती है ना, तो आपको इन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही ज्यादा चीजें इंप्रूव होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अपन इसको आगे भी करते हैं। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक की बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़े।